सर एक मसला है यहाँ पर। जी जी। उसने अपनी आवाज बंद स्क्रीन की शेयर है। कर रहा हूँ इसने सर। भी की हुई जी है। किसकी आवाज चल रही है? मैम की? जी सर की। कहाँ से? सर ये मसला आ रहा है। कोड दिखाइए। कोड कौन सा सर? आप टाइप कहाँ कर रहे हैं? पीसी पर सर। बेटा इस पे तो टाइप नहीं करना आपने। विंडोज़ की जी प्रेस सर। करें और लिखें IDLE। क्रोम पे सर। विंडोज़ की प्रेस करें और लिखें IDLE। आपकी स्क्रीन के सबसे बॉटम लेफ्ट पे एक की है विंडोज़ की। जी यहाँ पे लिखें IDLE। सबसे ऊपर आ गया IDLE, उसे खोलिए। यहाँ टाइप करेंगे आपने जो भी काम करना है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? लिंक फाइंड आउट किया था, वहां तक सर डिस्कस किया। ओके यानी यूनिट 1 कंप्लीट किया था हमने। जी सर। ओके, सो वी स्टार्ट विद यूनिट 2 टुडे। यस सर। तो यूनिट 1 में बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसी वेब पेज से एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और वो लिंक हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यूनिट 2 में हमारा गोल ये होगा कि हम एक वेब पेज के ऊपर मौजूद तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि क्लोज इट एंड हमने लास्ट टाइम ये किया था कि हमने जो कंटेंट थे उनको एक अलग फ़ाइल में सेव कर लिया था, राइट? सो हम इस तरीके से एक अलग फ़ाइल हमने क्रिएट की, उस अलग फ़ाइल के अंदर हमने ये पेज स्ट्रिंग लिख ली, स्टार्ट लिंक, स्टार्ट कोड, एंड कोड और फिर प्रिंट। ठीक है, और इस कोड को हमने रन करके भी देखा, सो इट वर्क फॉर अस। हम इससे लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है, यस सर। अब हमारा चूँकि टास्क ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक पेज के ऊपर तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो हम कैसे कर सकते हैं ये काम? ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप ये स्ट्रिंग देखें तो इसमें दो लिंक मौजूद हैं, एक ये सर ahref और दूसरा सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। ओके, let me turn on the screen share. सर आपकी आवाज भी थोड़ी स्लो आ रही है। Okay, I'm trying to speak a little loud. I hope it works. ओके, सो अब आप स्क्रीन देख सकते हैं।
जी यस सर। सर। जी सर। ओके, तो हमने ये किया था कि हमने इस कोड को एक अलग फाइल में सेव कर लिया था। इट्स echoing now। सो यहाँ हमने एक पेज स्ट्रिंग बनाई, स्टार्ट लिंक फाइंड किया, स्टार्ट कोड फाइंड की, एंड कोड फाइंड की, और फिर स्टार्ट कोड और एंड कोड की मदद से स्ट्रिंग के अंदर से स्लाइस लेके बता दिया कि हमारा लिंक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट। अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक पेज के ऊपर तमाम लिंक्स को फाइंड कर सकें, तो वी हैव टू मूव ऑन विद इट। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप इस स्ट्रिंग को देखें तो इसमें दो लिंक्स हैं, एक ये ahref से शुरू हो रहा है जो, और दूसरा ये, राइट। सो यू कैन सी बोथ दीज लिंक्स। राइट सर। राइट सर। ओके, अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि हम इस कोड को रिपीट कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने लिख लिया दोबारा इसी कोड को, ठीक है। तो ये कोड एक बार लिखा और ये कोड दो बार लिखा। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अच्छा, अब इसने कोड ने दो बार एग्जीक्यूशन की, लेकिन दोनों बार वही लिंक फाइंड कर दिया, whatif.xkcd.com। तो हम वापस चल के देखते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। अब देखिए, ये पहली लाइन ahref को फाइंड करती है, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग कोट, और फिर एंडिंग कोट, और फिर उसके दरमियान वाली स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर देते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अच्छा, अब दोबारा जब हम शुरू करते हैं तो फिर दोबारा यही कहते हैं कि जी पेज के ऊपर से ahref फाइंड करें, तो ahref दोबारा उसको यही वाला मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है कि हम पेज स्ट्रिंग को कर लेते हैं मॉडिफाई। हम कहते हैं जी जो पेज है उसका जो वो हिस्सा जिसको हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं उसको निकाल दें, और उसके आगे से अब हम पेज के हिस्से को लेना चाहेंगे। अब हमें मालूम है कि यहाँ हमें एंड कोट मिली थी, एंड कोट की लोकेशन हमें पता है, तो हम कहते हैं कि पेज को एंड कोट से शुरू करके उसका जो बाकी हिस्सा है आखिर तक वो ले लें, और पेज के अंदर अब उसको स्टोर कर दें, बजाय इसके कि आप सारा पेज रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब हम जब ahref तलाश करेंगे तो वो यहाँ से नहीं बल्कि इस लोकेशन से ahref तलाश करना शुरू करेगा, और वो ahref अब उसको यहाँ जाकर मिलेगा। गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जब ahref यहाँ मिलेगा तो स्टार्ट कोट उसको ये मिलेगा, और एंड कोट उसको ये मिलेगा, और वो जो उसके दरमियान से स्लाइस उठाएगा तो उसको अब मोस्ट लाइकली यही वाला स्लाइस मिलना चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। तो जी, हमने देखा कि ये काम करता है हमारे लिए। इसने पहला लिंक फाइंड कर दिया और दूसरा लिंक पे फाइंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका सोर्स दोबारा निकालूं, और हम इसके सोर्स में जाएं दोबारा, और मैं यहाँ से कुछ ज़रा बड़ी स्ट्रिंग कॉपी कर लूँ मिसाल के तौर पे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, सो यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। यस सर। ओके, यस सर। तो हमने ये किया कि हमने ये कोड दो बार लिखा, तो ये दो बार हमारे सामने अवेलेबल भी हो गया। सो आई जस्ट गो टू दिस नाउ। मैं थोड़ा सा एक बड़ा सेगमेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा लिंक्स आ जाएं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया एंड आई पेस्ट इट हियर, राइट। अब इफ़ यू सी तो इसमें ahref 1 2 3 4 बार ahref इसके अंदर है, राइट। सो दैट मीन्स कि मैं इस कोड को अगर 4 बार लिखूं तो इसको 4 लिंक्स निकाल लेने चाहिए। सो मैं ऐसा करता हूं। मैंने दोबारा, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम पेज को फिर मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड कोड से आगे वाला हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो वही पहला लिंक निकालता रहेगा। तो मैंने इसको 4 बार लिखा है, और देखते हैं कि क्या ये 4 लिंक्स निकाल लेता है या नहीं। सो इट डिड, चारों लिंक्स इसने निकाल लिए, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये कोड जो है अगर हम इसको रिपीट करते रहें तो ये मल्टीपल लिंक्स निकालने की सलाहियत रखता है। लेकिन ऐसा करना कि हम एक बात तो ये कि हमें ये मालूम नहीं होता कि किसी वेब पेज के ऊपर कितने लिंक्स होंगे। हो सकता है एक वेब पेज के ऊपर 10 लिंक्स हो तो एक के ऊपर 50 हों, और एक के ऊपर 2 हों, और एक के ऊपर 22 हों, और एक के ऊपर एक भी लिंक ना हो। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी वेब पेज के ऊपर कितने लिंक्स हैं, और क्या हम उतनी ही बार कोड को रिपीट करेंगे? इट डजेंट साउंड लाइक अ कन्विंसिंग अप्रोच कि हम कोड को इतनी बार रिपीट करते रहें। लिहाजा हमें इसके लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा जो इसको ज़्यादा बेहतर, एफिशिएंट और रिलेटिवली हम कहें कि एक ऑटोमेटिक अंदाज में मैनेज करे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने लिंक्स किसी पेज के ऊपर हैं, वो नंबर ऑफ लिंक्स आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक उनको तलाश करना, वो हमारा कोड खुदकार तरीके से कर सके, ना कि हमें इसके बारे में बॉदर करना पड़े कि कितने लिंक्स हैं और कितनी बार कोड को हमें रिपीट करना है। राइट? Right, sir. Yes, Right, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट इज डिस्कस हियर। अब ये काम करने के लिए जो पाइथन की दो मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे इस यूनिट के अंदर, उनमें एक तो है प्रोसीजर्स बनाना और दूसरा है डिसीजंस करना बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी बात करेंगे। पहले हम प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर्स या फंक्शन का लफ्ज़ आपने अमूमी तौर पे मैथमेटिक्स में मिसाल के तौर पे सुना हुआ है। लाइक आप लोगों ने यकीनन ऐसा कभी लिखा होगा जहां आप लिखते होंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? ऐसा कभी लिखा होगा आपने? ऐसा कभी लिखा होगा आपने? यस सर। इसका मतलब क्या Yes, है? sir. सर थोड़ा इसका स्क्रीन को ऊपर कर लेंगे। स्क्रीन को अगर मैं ऊपर कर लूँ, चलिए वो भी हो सकता है, ऐसे कर लेते हैं। Here we go. So you see it is f of x is equal to x square. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है जिसको इनपुट x दी जा रही है और वो उस इनपुट का स्क्वायर करके हमें वापस कर देता है। Did you get what I said? Yes, sir. f एक फंक्शन है, राइट? f एक फंक्शन है, उसका नाम हमने f रखा हुआ है, फंक्शन का नाम f रखा हुआ है। तो f एक फंक्शन है जिसको एक इनपुट दी जा रही है जो कि एक वेरिएबल x है। अपना माइक बंद करें यार प्लीज। अपना माइक जब ऑन करते हैं तो प्लीज़ उसे खुद ही बंद कर लिया करें, बिकॉज इट एड्स एक्स्ट्रा नॉइज़। मेरे माइक का नॉइज़ तो ज़ाहिर है आपके पास आता ही होगा, वो मजबूरी है, बट एडिंग एक्स्ट्रा नॉइज़ रियली डजंट हेल्प। ओके, सो f एक फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है एक x के नाम से, और वो करता क्या है उसके साथ कि उसका स्क्वायर कर देता है। ठीक है? सो बुनियादी तौर पर कोई भी प्रोसीजर या फंक्शन, ये दोनों लफ्ज़ हम सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोई भी प्रोसीजर अगर बनाते हैं तो वो प्रोसीजर कोई ख़ास काम करने के लिए बनाया जाता है। वो मुमकिना तौर पे कोई इनपुट ले सकता है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकता है और कोई जवाब हमें नतीजे के तौर पर दे सकता है। सो मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ देखें तो हो सकता है हम ये चाहें अब कि जो हमने अभी लिंक एक्सट्रैक्शन का काम किया है, हम इसको एक प्रोसीजर बना दें। ठीक है? यानी सिर्फ ये कि इसको एक ख़ास अंदाज में लिख दें, काम तो इसने वही करना है। ये बतौर इनपुट एक वेब पेज लेगा और उसके ऊपर से लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके हमें निकाल के दे देगा। ठीक हो गया? सर एक दफ़ा रिपीट करें प्लीज़।
अब ये ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ वे टू राइट कोड वंस that works on any number of different data values. By turning our code into a procedure, we can use that code over and over again with different inputs to get different behavior. मिसाल के तौर पे हमने अभी ये काम किया है कि एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। हम अब ये कह रहे हैं कि ये जो काम हमने किया है इसको हम एक प्रोसीजर की शक्ल दे देंगे और ये प्रोसीजर ये सलाहियत रखता होगा कि इसको मुख्तलिफ औकात में अगर मुख्तलिफ वेब पेजेस दिए जाएं तो ये उन तमाम वेब पेजेस से हमें उनके लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके बता सके। ठीक है, अब प्रोसीजर होता क्या है, कैसे बनता है, ये अभी हम आगे जाके अनरेवल करते हैं। जब तक हम प्रोसीजर बना के नहीं देख लेंगे हमें ठीक से समझ नहीं आएगी कि प्रोसीजर बनाने का मतलब क्या है। राइट, तो अब हम कोड यही है हमारा, लेकिन हम इसी कोड को एक प्रोसीजर की शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे। प्रोसीजर लिखने का तरीका पाइथन में क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, मिसाल आप इसकी एक और सादा मिसाल यूँ ले सकते हैं, जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो दो नंबर्स को ऐड करने में हमारे प्रोसीजर जो है वो क्या हो सकता है? हम कहेंगे जी हमारा प्रोसीजर है एडिशन। ठीक है, प्रोसीजर क्या हो रहा है? एडिशन। इनपुट क्या है? दो नंबर्स, और आउटपुट क्या होगी? उनका सम। आई से इट अगेन कि अगर आप दो नंबर्स की एडिशन करते हैं तो हम अगर इसको एक प्रोसीजर के तौर पे बताना चाहें तो हम कहेंगे कि प्रोसीजर है एडिशन का। इनपुट लेता है वो दो नंबर्स और आउटपुट देता है उनकी सम। उनका सम बतौर आउटपुट हमें बता देता है। ठीक है, पाइथन में प्रोसीजर कैसे लिखा जाता है? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस कीवर्ड। हम सबसे पहले एक कीवर्ड लिखते हैं डेफ। डेफ इज शॉर्ट फॉर डिफाइन। तो जब भी आप कोई प्रोसीजर लिखेंगे तो सबसे पहला लफ्ज हमेशा यही होगा, डेफ, DEF। उसके बाद स्पेस और प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम रखना ऐसे ही है जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं, और वही जो कायदे कानून वेरिएबल का नाम रखने पे लागू होते हैं वही कायदे कानून प्रोसीजर का नाम रखने पे भी लागू होते हैं। ठीक है, तो डेफ लिखा, स्पेस, और उसके बाद आपने प्रोसीजर का नाम रखा जो भी आपको पसंद है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस डालते हैं, ये दो पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालनी है आपने। और अगर आपने इसको कोई इनपुट देनी है तो वो यहाँ पे बता देंगे कि ये इस प्रोसीजर की इनपुट होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोसीजर ऐड करता है दो नंबर्स को तो आप वो दो नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं कॉलन। कॉलन का मतलब ये है कि जो फंक्शन की ओवरऑल हेडर डिक्लेरेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब आप जब एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो बुनियादी तौर पे वो काम करेगा जो कि इस प्रोसीजर से आप लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये एक एडिशन का प्रोसीजर है तो ये सिंपली दोनों नंबर जो आपने यहाँ दिए होंगे उनको ऐड कर देगा और रिटर्न कर देगा कि जी ये हमने इसका सम बना दिया है, आप ये सम ले लीजिए। सो तरीका जहन में हमारे जो है वो ज़रा सॉलिड होना चाहिए कि हम डेफ के कीवर्ड से शुरू करते हैं, फिर प्रोसीजर का कोई नाम रखते हैं, फिर उसकी इनपुट्स पैरेंथेसिस के अंदर बताते हैं, और फिर कॉलन लिख के उसका सिग्नेचर ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसके अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि इस प्रोसीजर को काम क्या करना है। राइट, अब हमारा काम ये है कि ये जो हमने प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो काम हमने किया हुआ है पहले से, जिसमें हम एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इसको कोशिश करते हैं कि एक प्रोसीजर की शक्ल दे दें। इसको प्रोसीजर की शक्ल देने में सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि अगर हम इसे प्रोसीजर बनाना चाहते हैं तो इसका कोई नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ख्याल में इसका नाम क्या रखना चाहिए? नाम हम आम तौर पे ऐसा ही रखना चाहते हैं जैसा कि वो काम कर रहा हो। तो आपके ख्याल में ये जो कोड है ये क्या काम कर रहा है? लिंक एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये लिंक एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फेयर इनफ, यस, इट इज एक्सट्रैक्टिंग अ लिंक। तो इसका नाम आपके ख्याल में क्या रख देना चाहिए फिर हमें? सर यही रख दे, एक्सट्रैक्ट। जी, क्या नाम रखें इसका? एक्सट्रैक्ट। ओके, इसका एक नाम मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जी एक्सट्रैक्ट रखा जा सकता है। ओके, एक्सट्रैक्ट, इट कैन बी एन अप्रोप्रिएट नेम।
कोई और नाम बताइए। EX लिंक, एक्सट्रैक्ट लिंक शॉर्टकट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट लिंक के नाम से आप इसे रख सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर शॉर्ट किए बगैर गुजारा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं। EX से तो कोई बंदा एग्जाम्पल भी समझ सकता है। सो एक्सट्रैक्ट लिंक एक नाम हो सकता है, इसका एक नाम लिंक एक्सट्रैक्टर हो सकता है, इसका नाम लिंक फाइंडर भी हो सकता है। हमारे नाम इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है गेट नेक्स्ट टारगेट, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई इसको पेज देंगे तो जो भी अगला लिंक इसको मिलेगा ये वो तलाश करके हमें दे देगा, ठीक है। सो ऑल द नेम्स दैट यू हैव सजेस्टेड आर अप्रोप्रिएट नेम्स, वी कैन अडॉप्ट दोज केयरफुली, हम कोई भी नाम उनमें से अडॉप्ट कर सकते हैं। जो नाम हमने अपने टेक्स्ट में अडॉप्ट किया है वो है गेट नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। सो आर यू ओके विद दिस Yes, नेम? sir. Yes, sir. ओके, हम इसको साथ साथ ज़रा मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो ये जो नीचे मैंने एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको एज प्रोसीजर, मैं लिखता हूँ डेफ गेट नेक्स्ट टारगेट, और अब अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली राइट। अब ये अगर आप देखें तो ये आप जब यहाँ से एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर यहाँ पे नहीं बल्कि आगे आता है। इसका मतलब ये है कि आगे ब्लॉक ऑफ फंक्शन लिख रहे हैं और वो इंडेंटेशन के ज़रिए आगे आइडेंटिफाई होगा कि ये इस प्रोसीजर का हिस्सा है, ठीक है। तो मैंने Yes, sir. सिंपली ये किया कि ये चारों लाइनें इस कोड के अंदर इसका पार्ट बना दी, ठीक है। मैंने प्रोसीजर का शुरू किया डेफ के कीवर्ड से, उसका नाम रखा गेट नेक्स्ट टारगेट, ठीक है, और पैरेंथेसिस और कॉलन। अच्छा, अब एक अहम बात हमें यहाँ तय करनी है कि क्या ये प्रोसीजर कोई इनपुट लेगा। So the first question is what are the inputs for the procedure get next target? आपके सामने चार ऑप्शंस लिखी हुई हैं, पढ़िए और बताइए कि आपको इनमें से कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगती है। Sir, your start link. जी, Start link A. डेल्टा, Start link. आई Start थिंक link. डेल्टा, नो जी, लिंक्स आमतौर पर अल्फ़ाबेट्स में ही होते हैं। सो इफ़ वी सी कि हमें इसे इनपुट क्या देनी है, तो बुनियादी तौर पे तो हमें वो वेब पेज जिसके ऊपर से लिंक एक्सट्रैक्ट करने हैं वो वेब पेज हमें इसे सप्लाई करना होगा बतौर इनपुट, ताकि ये उसके अंदर से लिंक्स निकाल सके। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन सी, अ स्ट्रिंग गिविंग कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेब पेज। अच्छा, अब ये जो रेस्ट ऑफ द वेब पेज है, हम इसको अगर एक मोमेंट के लिए निकाल दें तो हम कहेंगे अ स्ट्रिंग गिविंग कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज के कंटेंट देंगे। रेस्ट ऑफ द वेब पेज हमने इसलिए लिखा कि हर बार जब हम लिंक तलाश करते हैं तो हम एंड कोड से पहले वाला हिस्सा उसमें से निकाल देते हैं, तो इसलिए हमें अप्रोप्रिएट लगता है कि हम कहें अ स्ट्रिंग गिविंग कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेब पेज। तो पहली बार जब देंगे तो पूरा वेब पेज होगा, जब दूसरी बार कहेंगे तो उसमें से जो पहली एंड कोड है उससे पहले वाला हिस्सा निकल चुका होगा, जब दूसरी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उससे अगली एंड कोड वाला हिस्सा भी निकल चुका होगा। लिहाजा वेब पेज जो है वो जैसे जैसे हम उसमें से लिंक एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो वो उसका जो पहले वाला हिस्सा है जिसमें से हम लिंक एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं उसको हम साथ साथ उसमें से निकालते जाएंगे। ठीक हो गया जी? Yes, sir. ओके,
so I say that I give it as input the string page. ठीक है, अगला काम क्या हो गया कि ये हमें आउटपुट क्या देगा. Sir, A. ओके, ऑप्शन ए इसके ये हमें यूआरएल देगा. यूआरएल इज शॉर्ट फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी आप जो एड्रेस है, जो लिंक है, उसको हम यूआरएल कह देते हैं. ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि ये हमें यूआरएल दे देगा. दूसरी ऑप्शन है कि हमें यूआरएल के साथ साथ पेज भी देगा. तीसरी ऑप्शन है कि हमें यूआरएल के साथ साथ एंड पोर्ट, यानी जहाँ तक वो लिंक मिला है वो लोकेशन भी बताएगा कि यहाँ तक ये लिंक मिला है. और आखिरी ऑप्शन है कि ये यूआरएल के साथ स्टार्ट लिंक है, जहाँ पे वो लिंक शुरू हुआ था वो लोकेशन बताएगा. तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको कौन सी लगती है? ऑप्शन ए. ए सर. ओके, अच्छा, अब ए तो एक अहम चीज़ है जो उसको रिटर्न करनी है, क्योंकि यूआरएल ही तो हमें तलाश करने हैं. तो फेयर इनफ कि ऑप्शन ए इसमें बनती है. लेकिन अगर आप ये देखें कि जब हमने इस कोड को रिपीटेडली इस्तेमाल करना है तो हमें हर बार पेज स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी करना है. और मॉडिफाई कैसे करना है कि जहां हमें एंड कोट मिली थी उससे पहले वाला हिस्सा उसमें से निकाल देना है. लिहाजा हमारे लिए यूज़फुल होगा कि ये प्रोसीजर हमें दो बातें बताए. एक तो यूआरएल बताए और दूसरा एंड कोट बताए, ताकि हमें पता हो कि कहां तक स्ट्रिंग के अंदर का हिस्सा हम प्रोसेस कर चुके हैं, ताकि हम बाकी मानदा स्ट्रिंग जो है वो एंड कोट से आगे वाली लें और बाकी उसमें से निकाल दें. सो डज इट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. So in this case we will say that the option C is the most appropriate option, right? So Yes, sir. यस सर. अब हम इसको एक कोड के ब्लॉक के तौर पे लिख लेते हैं. मैं कहता हूं कि यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ URL और इस स्ट्रिंग को उसको असाइन कर देता हूँ. ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ है कि हमने चूँकि बता दिया कि ये फंक्शन कोई आउटपुट देगा और हमने बताया कि ये दो बातें आउटपुट के तौर पे दे रहा होगा, तो हम वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, URL और एंड कोड. ठीक है, तो अब अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो काम हम कर रहे थे इसमें कोई मेजर चेंजेस हमने नहीं की. हमने सिर्फ इसको एक नए अंदाज में लिख दिया है, एक प्रोसीजर के अंदाज में लिख दिया है. इसका एक नाम रख दिया है, इसकी इनपुट यहाँ बता दी है, और जो इसने चीज़ें रिटर्न करनी हैं, आउटपुट देनी है, वो यहाँ बता दी हैं. बाकी ये जो काम है ये वही हैं जो हम पहले कर रहे थे. स्टार्ट लिंक फाइंड कर रहे हैं, स्टार्ट कोड फाइंड कर रहे हैं, एंड कोड फाइंड कर रहे हैं, और फिर स्टार्ट कोड +1 से लेके एंड कोड जो है वो हमारा URL है, जिसको हमने एक वेरिएबल URL के नाम से ही बना के उसको असाइन कर दिया, और फिर URL और एंड कोड रिटर्न कर दिए. दैट्स इट. ठीक हो गया जी? Yes, sir. ओके, अब अगला काम ये है कि चलिए हमने ये प्रोसीजर तो लिख लिया, अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे. ठीक है, यानी इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको इस बात पे कैसे आमादा करेंगे कि ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो. अच्छा, ऐसा करने से पहले हम थोड़ी सी मिसालें देखते हैं छोटे छोटे प्रोसीजर्स की, और फिर देखते हैं कि हम उनको रन कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर नज़र आ रहा है, कंसिडर द रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोसीजर डिफाइंड बिलो. डेफ रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग उसका नाम हो गया. एक इनपुट वो ले रहा है, स्ट्रिंग इनपुट के तौर पे ले रहा है, और कर क्या रहा है? कैन यू पीपल टेल कि ये लाइन क्या कर रही है? Output. जी, आउटपुट क्या जाएगी? ये आउटपुट वैल्यू 1. 1 देगी सर. ये 1 बताएगी. सर 1 से आगे जितने भी वर्ड वो बताएगी. यस, इट विल बी टेलिंग कि जो स्ट्रिंग आपने दी है उसका पहला कैरेक्टर निकाल के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो बताएगी. राइट? राइट सर. अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं फॉर द मोमेंट मैं ये सारा कोड यहाँ से निकाल देता हूँ, जस्ट टू मेक इट सिंपल. मैं ये
प्रोसीजर यहाँ पे लिखता हूँ, रेस्ट ऑफ string, it is taking as input a string and it is returning s of 1 to end। ठीक है, फिर आप मॉड्यूल को रन करेंगे, यहाँ से रन मॉड्यूल। अब मैं कहता हूँ, मैं इस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो प्रोसीजर को कॉल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और उसकी इनपुट उसको दे देंगे। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैं इसको वॉवल्स दे देता हूँ, A-E-I-O-U, एक स्ट्रिंग के तौर पे मैंने दे दिए। आपके ख्याल में इसका जवाब क्या आएगा? E-I-O-U। जी, E-I-O-U। यस, इट शुड गिव अस इनपुट करेंगे तो E-I-O-U, E-I-O-U। क्योंकि हमने स्ट्रिंग जो है उसको 1 से शुरू किया है, तो 0th इंडेक्स हम उसमें से निकाल के उसको रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला कैरेक्टर उसमें से निकाल दिया जाएगा, बाकी स्ट्रिंग हमें आउटपुट के तौर पर रिटर्न कर दी जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग लें, नेम, ठीक है, और उसको एक वर्ड फॉर एग्जांपल आपने दे दिया कलीम, और फिर आप इसको कॉल कर लें और इसको बजाय इसके कि स्ट्रिंग लिटरल पास करें, आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दें। तो उसने के को निकाल कर अलीम रिटर्न कर दिया आपको, राइट? जी सर। कोई कंफ्यूजन है? जी सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हमने कहा कि हम एक प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं। हम प्रोसीजर लिख लेते हैं और फिर उसका नाम लिखकर उसको इनपुट देकर उसे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि ये जो प्रोसीजर था, हम इसमें एक लाइन प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। तो प्रिंट में और रिटर्न में क्या फ़र्क है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दी, हेलो आई एम इन रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग में प्रिंट हो रही है, तो हमने सिर्फ ये प्रिंट कर दिया। तो हम अब चला के देखते हैं इसे। ईच टाइम यू रन इट यू हैव टू सेव इट। अब अगर मैं रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कॉल करता हूँ, एंड आई जस्ट पास इट दिस वर्ड, तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रिंट होती हुई मिली, हेलो आई एम इन रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और जो आपने लफ्ज़ पास किया था दैट वाज स्ट्रिंग, STRING, उसने उसका S निकाला और आपको दे दिया स्ट्रिंग, राइट? अच्छा देखिए, ये तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया। यहाँ हम प्रिंट नहीं कर रहे, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये प्रिंट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, लेकिन ये जवाब भी हमें यहाँ पे मौसूल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो प्रोसीजर आपने बनाया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट के ज़रिए आप जो भी चीज़ रिटर्न करेंगे वो कॉल करने वाले को वापस दी जाएगी। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल ले लें, मिसाल के तौर पे आप रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लें और जो रिज़ल्ट आता है इसके अंदर से आप उसको यहाँ पे असाइन कर दें। अब अगर आप देखें तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका जवाब तो यहाँ पे प्रिंट हुआ, लेकिन जो प्रोसीजर ने रिटर्न किया है, रिटर्न स्ट्रिंग विद फर्स्ट एलिमेंट रिमूव, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। हुआ क्या कि आपने रिज़ल्ट जो है वो एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब वो रिज़ल्ट जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया जिसका नाम रिज़ल्ट रखा हुआ है आपने, और मैं इस रिज़ल्ट वेरिएबल को अगर प्रिंट करूं तो आई गेट दैट रिज़ल्ट हियर। ठीक हो गया जी? राइट। सो जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है
वो वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, बट वी कैन प्ले अराउंड विद इट, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चाहें. ओके a bit of theory, I just skip it now for now. अच्छा, अब ये देखिए, ये एक प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है. एक प्रोसीजर है इंक, INC, बेसिकली इंक्रीमेंट करने के लिए हमने शॉर्ट लिख लिया है. ठीक है. व्हाट डज द इंक प्रोसीजर डिफाइंड बिलो डू? ये प्रोसीजर है def INC and it takes as input a number n and it returns n plus 1, right? तो ये क्या करता है? आपके Yes, सामने sir. 4 ऑप्शंस लिखी हैं. नथिंग, takes a number as input and outputs that number plus 1, takes a number as input and outputs the same number, takes 2 numbers as input and outputs their sum. तो ये क्या करता है इसमें से? Nothing. ओके ऑप्शन बी. जी, जी, एनीवन एल्स? ये प्रोसीजर क्या करता है या क्या कर रहा है? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन सही है सर. ऑप्शन बी. सर ये इसका सम दे, देयर सम टेक टू नंबर्स एज इनपुट. 2 नंबर ले रहा है बतौर इनपुट. सर ऑप्शन बी ही समझ आ रहा है. सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रोसीजर कितनी इनपुट्स ले रहा है? 2. कहाँ नजर आ रही हैं 2 है। इनपुट्स? सर ए और बी. बेटा 2 सर, इनपुट्स कहाँ एक नजर आ रही हैं? एक ही है n. नथिंग सर. जी, तो फर्स्ट ऑप्शन है नथिंग. सर 1. अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये प्रोसीजर कितनी इनपुट्स ले रहा है. 1 सर जी 1. 1 सर. हाउ डू यू नो कि ये एक इनपुट ले रहा है? सर n ब्रैकेट्स में ऊपर n एक ही क्योंकि है. इनपुट हम यहाँ बताते हैं, तो यहाँ पे एक ही इनपुट लिखी हुई है. ओके, फिर ये क्या कर रहा है? इसकी बॉडी में क्या काम हो रहा है? एडिंग और काम हो रहा है. जी, इस स्टेटमेंट में क्या काम हो रहा है? सम हो रहा है सर. किसका? एडिंग प्लस 1 सर. n plus 1. n plus 1 सर. ओके, अब जरा दोबारा ऑप्शंस को गौर से पढ़िए और बताइए कि कौन सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है. ऑप्शन ए. ई. सर बी ऑप्शन. ऑप्शन बी सर. ऑप्शन ए आपको क्यों अप्रोप्रिएट लगती है? आपको क्यों लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहा? सर ऑप्शन बी ठीक है. सो ये एक इनपुट लेता है n और n के अंदर एक का इजाफा करके रिटर्न कर देता है. तो भाई नथिंग वाली तो कोई बात नहीं बनती यार. पता नहीं आपको क्यों लगता है कि ये नथिंग कर रहा है. बता भी रहे हैं कि ये कुछ कर रहा है, फिर भी आपको लगता है नथिंग कर रहा है. टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड आउटपुट्स द नंबर प्लस 1. यस सर. C is takes a number as input and outputs the same number. No, it doesn't output the same number. It is doing number plus 1. Takes 2 Yes, sir, numbers ये as दो. input. It isn't taking 2 numbers. ये 2 नंबर तो इनपुट के तौर पे ले ही नहीं रहा. So the only option that applies is obviously option A. And what we can do is we can हम इस function को भी procedure को भी लिख के देख सकते हैं. def inc n and return n plus 1. So if I now call inc with 4, it will give me 5. If I call inc with 15, it will give me 16. So that's how it goes. Okay. Next is this.
What does the sum procedure defined below do? D option delta. Okay, so you said D option is most appropriate. B sir. Okay. Why not B? B या C सर बी क्यों क्यों नहीं नहीं? हो सकता? आउटपुट सम तो Why not C? सर सी में 2 इनपुट्स ली गई हैं। ये स्ट्रिंग है ही नहीं आई। स्ट्रिंग का ऑप्शन है ना, नंबर्स है। ओके अच्छा देखिए, नथिंग वाली बात तो ज़ाहिर है ठीक नहीं है, कुछ तो ये कर ही रहा है। बी में हम कह रहे हैं टेक 2 नंबर्स, ओके 2 नंबर्स यहाँ आ गए एज इनपुट एंड आउटपुट्स देयर सम। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट कोई नहीं है इसकी, ये उनका सम कर तो रहा है लेकिन इनको रिटर्न नहीं कर रहा। तो रिटर्न नहीं कर रहा तो हम कहेंगे इसकी कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट इस प्रोसीजर की तब होगी जब ये रिटर्न करेगा कुछ, तो चूंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा तो आउटपुट नहीं है। अच्छा फिर टेक्स 2 स्ट्रिंग्स एज इनपुट्स एंड आउटपुट, अगेन आउटपुट का मामला है कि आउटपुट तो ये कुछ नहीं कर रहा। हाँ वैसे आप इसको 2 नंबर्स दें तो उनका सम कर लेगा, और अगर आप 2 स्ट्रिंग्स भी दे दें तो उनकी कंकैटिनेशन कर देगा, राइट। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इस केस में डी ही बनती है कि ये 2 नंबर ले रहा है और जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर उन दोनों का सम करके स्टोर कर देता है। तो ये काम ये कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हम इसको भी यहाँ लिख के देखते हैं। इसे डेफ सम, वी हैव 2 नंबर्स num1 num2 से, and we say that num1 is equal to num1 plus num2, and then we run it. We say that sum is 2 and 3. Now you see it hasn't printed anything. अगर हम इसको even print करके भी देखें तो भी इसके अंदर से कुछ निकलना नहीं चाहिए। इट हैज़न्ट गिवन अस एनीथिंग बिकॉज ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमें नन मिला यहाँ पे, राइट। जब प्रोसीजर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब होता है कि प्रोसीजर नन रिटर्न कर रहा है। सो ये प्रोसीजर कोई चीज़ चूँकि रिटर्न नहीं कर रहा तो हम ऐसा कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स ले लें, लाइक n1 को 10 रख लें, n2 को 20 रख लें, और फिर सम को दोबारा कॉल करें n1 और n2 के साथ। फिर ना अब हम ये कहते हैं कि जी ये num1 num2 कर रहा है। अगर हम यहाँ प्रिंट num1 करें, इसने सम करके num1 में स्टोर किया है ना, अगर मैं यहाँ प्रिंट num1 करूँ तो आपके ख्याल में क्या होगा? सम सर सम होगा। जी सम n1 plus n2। so what will it be now? क्या है सम? अच्छा ये बताइए, आपको ये कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? यहाँ हमने लिखा है n1 n2 और यहाँ है हमारे पास num1 num2। यस सर, It doesn't make any difference। बेसिकली होता क्या है, यही कंफ्यूजन। माइक बंद करें आप। बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते हैं, खा डायरेक्ट वैल्यू लिखें, खा आप वेरिएबल का नाम लिखें, ये वैल्यू
यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, नाम सेम होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, सो इट डजेंट मैटर। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने वेरिएबल लिखे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो ये 2 num1 में चला गया और 3 num2 में चला गया। आप यहाँ नाम सेम रखें या डिफरेंट रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली वहाँ पे कॉपी हो जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। सो अब यहाँ आपने पास किया n1 n2, n1 में 10 है, n2 में 20 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 इसमें चला गया और 20 इसमें चला गया, और num1 में दोनों का सम कर दिया आपने। अब ये बताइए, यहाँ अगर मैं num1 प्रिंट करूँ तो क्या होगा? 30 आएगा सर। ये कहता है जी मुझे नहीं पता नाम क्या है, num1 क्या है, इसकी वजह क्या है? इट सेज इट gave you the name error that the num1 is not defined here। इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि num1 जो है ये यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ये यहाँ पे रिकग्नाइज हो रहा है, यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं हो रहा। वेरिएबल्स जिस जगह डिफाइन किए गए होते हैं वहीं काबिल इस्तेमाल होते हैं, हर जगह नहीं होते, राइट? यस सर। यस सर। और इवन अगर मैं यूं करूं कि यहाँ भी num1 डिफाइन कर लूं 10 और num2 डिफाइन कर लूं 20 और फिर इस प्रोसीजर को यूं कॉल कर लूं num1 num2 से, ठीक है। और अब अगर मैं करूं प्रिंट num1 तो क्या प्रिंट होगा? 10 10। अच्छा, ये वाला num1 जो है ये तो 30 हो चुका है, लेकिन ये वाला num1 यहाँ पे है, ये अलग num1 है, इसमें 10 था, 10 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक प्रिंट Yes, sir. स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँ और लिखूँ दैट num1 इज num1, यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी, और हम इसको एग्जीक्यूट करें। अब num1 10 है, num2 20 है, सम कर लिया, num1 इज 30, और यहाँ अगर मैं प्रिंट करूँ num1 तो num1 10 ही आएगा, ठीक हो गया? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज़, मैं अगर लिख दूं रिटर्न num1, अब चूंकि मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं तो इसकी एक अलग अहमियत है। ओके, ये देखिए मैंने स्पेलिंग गलत किए और उसने मुझे एरर दे दिया। ओके, सो नाउ इफ़ आई से दैट सम ऑफ 1 2, अब ये देखिए 3 प्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को ज़ाहिर है स्टोर कर सकता हूँ वेरिएबल में। मैं कहता हूँ जी रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू दिस, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख लें, और अब अगर आप रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस, पहले हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे तो कोई वैल्यू वापस नहीं जा रही थी, अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो वैल्यू वापस जा रही है और आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? यस सर। जी सर। यस सर। और 4 PM लेक्चर था एक और हमारा। 4 PM पे तो लेक्चर बेटा आप ना रखें, क्योंकि मैंने तो 1.5 घंटा लेना होता है। 1.5 घंटा लेना। जी जी, जो आपका 4 PM का, अभी हम इसको वाइंड अप कर देते हैं यहाँ पे लेक्चर को, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अपना जो 4 PM का लेक्चर है उसको या 4:30 पे कर लें या किसी और टाइम पे कर लें, बिकॉज आई विल टेक, मुझे 1.5 घंटे का अलाउंस चाहिए होगा हमेशा, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट टाइम कल हमारी क्लास होगी तो Okay, आपको ये जो स्क्वायर का प्रोसीजर है, सम ऑफ 3 अ बेस, ये 3-4 प्रोसीजर हैं पेज 5 के एंड पे और 6 के शुरू में, ये आपने ट्राई करके आने हैं, राइट। और जो वीडियोज़ हैं ज़ाहिर है उनमें इनको कवर भी किया हुआ है, सो लुक एट देम केयरफुली एंड डू टेल मी इफ यू हैव प्रॉब्लम्स।
Okay, sir. अच्छा एक Okay, क्विकली sir. मुझे ये बात बताइए कि जो लोग Okay, sir. एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाइड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा उसके अंदर? No, sir. ओके कल जब आप ख़ास तौर पे जो पाइड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका कोई इशू हो तो कल मुझे क्लास के शुरू में आप बताएंगे, ठीक है? Okay, समझ sir. आ रहा है ठीक है सर ओके जी, देन वी कंक्लूड इट हियर.